दोस्तों, आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस क्लास में हम जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। साथियों, ये प्रश्न सभी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों में से जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो, आप कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर जरूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का पहला क्वेश्चन है, 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। ऑप्शन डी है कर्क और मकर रेखा। आपको हर एक क्वेश्चन में 2 से 3 सेकंड दिए जाएंगे ताकि उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सके। तो साथियों, पहले प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है। दोस्तों, पहले क्वेश्चन के उत्तर की बात की जाए तो ऑप्शन डी कर्क और मकर रेखा इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करने वाले रेखा को विषुवत रेखा या 0 डिग्री रेखा कहते हैं और 0 डिग्री रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित रेखा को कर्क रेखा और 0 डिग्री रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। इसे आप याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो फ्रेंड्स, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में स्थित है, उसे सहारा मरुस्थल कहते हैं। बात की जाए अगर एशिया की, तो एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान या मरुस्थल गोबी है, इसे भी आप याद रखिएगा। और हमारे क्वेश्चन के मुताबिक दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो थार इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, याद रखिएगा कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार है, जिसका विस्तार भारत के राजस्थान राज्य और पाकिस्तान के क्षेत्र में विस्तृत है। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, विश्व की सबसे गहरी खाई मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो साथियों, दुनिया की सबसे गहरी खाई है मेरियाना गर्त या मेरियाना ट्रेंच, जो प्रशांत महासागर में स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे गहरी खाई मेरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में स्थित है, जो लगभग 11 किलोमीटर गहरी है। इसे भी आप याद रखिएगा। चौथा क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? तो दोस्तों, मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाजीराव द्वितीय के द्वारा 1802 में अंग्रेजों से संधि कर ली गई थी। बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य जो संधि हुई थी उसे बसई की संधि के नाम से जाना गया था। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है पांचवा क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर स्थित है? दोस्तों, प्रवाल भित्ति जिसे कोरल रीफ भी कहा जाता है, ये प्रवालों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होते हैं और विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। इन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। नेक्स्ट है छठवां क्वेश्चन, कुरकुरे के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन बी नाइट्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुरकुरे के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, इसे भी आप याद रखिएगा। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सागर माथा के अन्य नाम से जाना जाता है? साथियों, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल देश में स्थित है। इसे नेपाल के लोगों के द्वारा सागर माथा कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के अन्य नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आठवां क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों, ऑप्शन बी कोलकाता उच्च न्यायालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंडमान निकोबार के जितने भी वाद विवाद या अन्य कोई मामले होते हैं, वे कोलकाता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसे भी आप याद रखिएगा। अब साथियों, 9वें क्वेश्चन की बात करें तो 9वां है, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो दोस्तों, कावेरी नदी पर स्थित है शिव समुद्रम झरना या द्वीप। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी कावेरी राइट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप याद रखिएगा। शिव समुद्रम झरना, वाटरफॉल या जलप्रपात या द्वीप कावेरी नदी पर स्थित है।
नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों हिमालय का पहाड़ी दर्रा है नाथुला, जो भारत के सिक्किम राज्य और तिब्बत को जोड़ता है। वर्तमान में तिब्बत चीन के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ए सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे भी आप याद रखिएगा। नाथुला दर्रा तिब्बत और भारत के सिक्किम राज्य को जोड़ता है और यह सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है 11वां क्वेश्चन, गंगा के मैदान के पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहा जाता है? साथियों कछारी मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी या कॉप मिट्टी के अन्य नाम से भी जाना जाता है और गंगा के मैदान के पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान यह भी आपको रखना है कि गंगा के मैदान के पुरानी कछारी या जलोढ़ मिट्टी को बांगर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो साथियों 12वें क्वेश्चन में पूछा गया है, विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? साथियों विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई भी व्यक्ति अधिकतम 6 महीने तक मुख्यमंत्री या मंत्री पद पर आसीन रह सकता है और इस अवधि के समाप्ति के बाद वह मंत्री नहीं रहेगा। तो ऑप्शन बी 6 माह आपको याद रखना है। 6 महीने तक कोई भी विधानसभा का सदस्य रहे बिना मंत्री या मुख्यमंत्री रह सकता है। नेक्स्ट है 13वां क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं में साक्षरता दर सबसे कम है? फ्रेंड्स 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर 51.50% है, जो भारत में न्यूनतम है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि वर्ष 2011 की जनगणना जो भारत की अभी तक आखिरी जनगणना है उसके अनुसार बिहार राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम है। नेक्स्ट है 14वां क्वेश्चन, ध्वनि तीव्रता को डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है। तो दोस्तों ऑप्शन डी 95 डेसिमल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि तीव्रता की अधिकतम 95 डेसिमल सीमा तक कोई भी व्यक्ति सुन सकता है। उससे अधिक तीव्र ध्वनि होने पर व्यक्ति बहरा हो सकता है। नेक्स्ट है 15वां क्वेश्चन, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो साथियों ऑप्शन ए पत्रकारिता इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि पुलित्जर पुरस्कार को पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है 16वां, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? दोस्तों तरंगे मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्घ्य। प्रकाश तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग है, तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। याद रखिएगा कि प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंगे हैं। नेक्स्ट है 17वां क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम से शुरू किया गया था, जिन्होंने किसकी खोज की थी? दोस्तों नोबेल पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1901 में हुई थी अल्फ्रेड नोबेल के नाम से, जिनके द्वारा डायनामाइट का खोज किया गया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम से दिया जाता है और इनके द्वारा डायनामाइट की खोज की गई थी, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है 18वां क्वेश्चन, लाल लिटमस नीले रंग को क्या कर देता है? दोस्तों क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। बात करें अगर इस क्वेश्चन के आंसर की, तो साथियों लिटमस पेपर का प्रयोग किसी विलयन के अम्लीयता या क्षारीयता के परीक्षण करने के लिए किया जाता है। लिटमस पेपर 2 प्रकार के होते हैं, लाल लिटमस और नीला लिटमस। क्वेश्चन में पूछा गया है कि लाल लिटमस नीले रंग को किस में परिवर्तित कर देता है, तो इसका ऑप्शन बी क्षार राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप याद रखिएगा, लाल लिटमस नीले रंग को क्षार में परिवर्तित कर देता है। ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे यानी क्षारीय होते हैं वे लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। इसे याद करने की आप सभी को एक ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक है अनिल छलानी। याद रखिएगा कि ट्रिक का नाम है अनिल छलानी। अनिल से हो जाएगा अम्ल नीले को लाल कर देता है और छलानी से हो जाएगा क्षार लाल को नीला कर देता है। नेक्स्ट है 19वां क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे माना जाता है? साथियों भारत का सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना जाता है, तो इसका न्यायपालिका राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका या सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है, इससे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है
द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए कैरोलस लिनियस इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक या जन्मदाता कैरोलस लिनियस है। नेक्स्ट है 21वां क्वेश्चन, एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो दोस्तों किसी भी वृक्ष की आयु का पता वार्षिक वलय की गिनती करके लगाया जा सकता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वलय का मतलब गोल घेरा होता है। जो वृक्ष जितना अधिक समय का होगा उसमें उतना ज़्यादा वार्षिक वलय की संख्या होगी। तो वार्षिक वलय के आधार पर वृक्षों की आयु की गणना की जाती है। इसे भी आप याद रखिएगा। 22वां है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी राशि से पुरस्कृत किया जाता है? फ्रेंड्स ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, जिसमें 11 लाख रुपए और वाग्देवी की कांसे की प्रतिमा दी जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, जो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसके अंतर्गत 11 लाख रुपए और एक वाग्देवी की कांसे की प्रतिमा दी जाती है। नेक्स्ट है 23वां क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो साथियों माउंटबेटन योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। भारत और पाकिस्तान का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत किया गया था। नेक्स्ट है 24वां क्वेश्चन, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? साथियों क्वेश्चन यह भी महत्वपूर्ण है। बात करें अगर 24वें क्वेश्चन के आंसर की, तो ऑप्शन सी जेवी कृपलानी आपको याद रखना है। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेवी कृपलानी जी थे। नेक्स्ट है 25वां, महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो साथियों भारत के आज़ादी के बाद 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या की गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि महात्मा गांधी जी की हत्या 30 जनवरी वर्ष 1948 को की गई थी। नेक्स्ट है 26वां, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको जाता है? दोस्तों बाल गंगाधर तिलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव मनाने या आरंभ करने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक जी को जाता है। नेक्स्ट है 27वां, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से साफ मना कर दिया था? तो साथियों इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए मंगल पांडे आपको याद रखना है। मंगल पांडे पहले भारतीय सिपाही थे जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से साफ इनकार कर दिया था और इसी के पश्चात 1857 की क्रांति होती है। नेक्स्ट है 28वां क्वेश्चन, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता या आविष्कारक किसे माना जाता है? साथियों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि भारत में सहायक संधि का जन्मदाता या आविष्कारक किसे माना जाता है, यह हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। दोस्तों सहायक संधि का पहली बार प्रयोग फ्रांस के गवर्नर डुप्ले के द्वारा किया गया था, तो इन्हें ही भारत में सहायक संधि का जन्मदाता माना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब साथियों आपको यह याद रखना है कि सहायक संधि मूल रूप से अंग्रेजों और भारतीय रियासतों के बीच एक संधि होती थी, जिसके अनुसार भारतीय राज्य अंग्रेजों के हाथों में अपनी संप्रभुता खो देते थे। साथियों अब हमारे वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ हुआ था? दोस्तों प्लासी का युद्ध 1757 में गंगा नदी के तट पर अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के मध्य हुआ था और इसी युद्ध के बाद ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ भारत में हो गया था। तो ऑप्शन ए प्लासी का युद्ध आपको याद रखना है। यह युद्ध 1757 में हुआ था अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के मध्य, और इस युद्ध में बंगाल के नवाब के हार के बाद भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ हो गया था। तो साथियों आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।